कहानी शुरू होती है स्पार्टा की रानी गॉर्गो अपने सैनिकों को एक पुरानी लड़ाई की कहानी सुनाती है। ये कहानी है मैराथन की लड़ाई की, जहां यूनान और फारस का पहला बड़ा टकराव हुआ था। करीब 10 साल पहले फारस का राजा, जिसका नाम दारा था, वो यूनान की आज़ादी से परेशान था। उसे अच्छा नहीं लगता था कि यूनानी लोग अपनी मर्जी से जी रहे हैं। इसी घमंड में उसने यूनान पर हमला किया। उस समय फारसी सेना यूनानियों से 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन यूनान के बहादुर सेनापति थेमिस्टोक्लीज ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अचानक धावा बोल दिया, इससे पहले कि फारसी सैनिक समंदर की लंबी यात्रा के बाद आराम कर पाते। लड़ाई बहुत भीषण थी। खून, चीखें और तलवारों की चमक हर ओर दिखाई दे रही थी। उस अफरा तफरी में थेमिस्टोक्लीज ने देखा कि समंदर के उस पार राजा दारा खड़ा है। गुस्से और जोश में आकर उसने एक तीर चलाया। तीर सीधे दारा के दिल में जा लगा और उसकी मौत हो गई। यह सब उसका बेटा जर्कसीज अपनी आंखों से देख रहा था। जर्कसीज को सलाह दी गई कि इस युद्ध को यहीं खत्म कर दे, क्योंकि केवल देवता ही यूनानियों को हरा सकते हैं। लेकिन उस पल थेमिस्टोक्लीज के दिल में एक टीस उठी। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत इंसान को मार दिया है। इस गलती का बोझ, यह पछतावा हमेशा यूनान के सिर पर मंडराता रहेगा। मरते समय राजा दारा अपने बेटे जर्कसीज से कहता है, बेटे, मेरी गलती मत दोहराना। यूनानियों को उनके हाल पर छोड़ दो। उन्हें केवल देवता ही हरा सकते हैं। लेकिन दारा की सबसे वफादार और चतुर नौसैनिक सेनापति आर्टेमिसिया ने इन अंतिम शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उसने जर्कसीज से कहा कि उसके पिता की बातें कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक चुनौती थीं। वह जर्कसीज को रेगिस्तान की ओर एक रहस्यमयी यात्रा पर भेज देती है। तपती रेत, झुलसती हवाओं और तन्हाई से गुजरता हुआ जर्कसीज आखिरकार एक गुफा तक पहुंचता है। वहां एक साधु उसे एक अजीब सी दिव्य तरल धारा में स्नान कराता है। उस स्नान से जर्कसीज पूरी तरह बदल जाता है। उसका मनुष्य रूप मिट जाता है और वह उभरता है एक नया अवतार लेकर, ईश्वर राजा। इस बीच पीछे महल में चालाक और निर्दयी आर्टेमिसिया अपने इरादे पूरे करती है। वह गुपचुप तरीके से जर्कसीज के सभी सहयोगियों और सलाहकारों की हत्या कर देती है, ताकि आगे चलकर सिर्फ वही उसकी असली ताकत बन सके। अब बदला हुआ जर्कसीज फारस लौटता है। उसके दिल में सिर्फ एक आग जल रही है, यूनान से बदला। और वह गूंजती हुई घोषणा करता है, यूनान पर युद्ध होगा। जैसे ही जर्कसीज की विशाल सेना यूनान की ओर बढ़ती है और उसका अगला निशाना बनता है थर्मोपाइले, उसी समय यूनानी सेनापति थेमिस्टोक्लीज अपने परिषद के सामने खड़ा होता है। वह उन्हें समझाता है कि अगर फारसियों को रोकना है तो हमें समंदर में लड़ाई लड़नी होगी। उसकी बातों में दृढ़ विश्वास और मातृभूमि के लिए जलती हुई आग थी। आखिरकार परिषद मान जाती है और उसे फारसी जहाजों से भिड़ने के लिए एक नौसेना दे दी जाती है। लेकिन थेमिस्टोक्लीज जानता था कि अकेले एथेंस फारसियों का सामना नहीं कर सकता। इसलिए वह यात्रा करता है स्पार्टा की ओर। वहां वह राजा लियोनिदास से मदद मांगना चाहता है, मगर वहां पहुंचकर उसे डीलियस से पता चलता है कि लियोनिदास इस समय ओरेकल से सलाह लेने गए हैं। दूसरी ओर रानी गॉर्गो एथेंस का साथ देने को तैयार नहीं है। उसके मन में संदेह है, क्योंकि स्पार्टा और एथेंस का सपना कभी एक जैसा नहीं रहा। स्पार्टन सिर्फ अपने राज्य की ताकत पर विश्वास रखते थे, न कि एकजुट यूनान के सपने पर। इसी बीच युद्ध की तैयारी भी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। जर्कसीज खुद भूमि पर सेना की अगुवाई कर रहा था और समुद्र की ओर चालाक और निर्दयी आर्टेमिसिया फारसी नौसेना की कमान संभाल रही थी। कुछ समय बाद थेमिस्टोक्लीज की मुलाकात अपने पुराने मित्र सिलस से होती है। सिलस ने फारसी सेना में घुसपैठ करके एक बड़ा राज पता लगाया था। वह बताता है कि आर्टेमिसिया, जो आज फारसी नौसेना की सबसे खतरनाक सेनापति है, असल में जन्म से यूनानी थी। लेकिन उसका अतीत बहुत ही दर्दनाक था। बचपन में ही उसकी आंखों के सामने उसके परिवार को ग्रीक सैनिकों ने बेरहमी से मार डाला और उसकी माँ बहनों के साथ दरिंदगी की। फिर छोटी सी आर्टेमिसिया को पकड़कर यूनानियों ने यौन दासी बना दिया। वह कई सालों तक एक ग्रीक जहाज की अंधेरी तहखानों में कैद रही, जहां उसे हर रोज अपमान सहना पड़ा। आखिरकार जब वह टूटी और बर्बाद हो चुकी थी, तो यूनानियों ने उसे सड़कों पर मरने के लिए फेंक दिया। पर किस्मत ने उसके लिए एक और रास्ता रखा था। उसे फारसियों ने बचाया और अपनाया। वहीं उसे नई ताकत और जीने का मकसद मिला। उसके दिल में सिर्फ एक चीज बची थी, बदला। उसकी इसी आग ने फारस के राजा दारा का ध्यान खींचा। उसने देखा कि यह औरत सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि मारने के लिए पैदा हुई है। धीरे धीरे आर्टेमिसिया ने अपने सामने आने वाले हर दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। उसकी निर्दयता और युद्ध कला देखकर
दारा ने उसे फारसी नौसेना की सबसे शक्तिशाली सेनापति बना दिया। अब उसकी एक ही चाहत थी, यूनान को नष्ट करना। थेमिस्टोक्लीज अब यह तय करता है कि जब राजा लियोनिदास जर्क्सीज को हॉट गेट्स पर रोके हुए हैं, तब वह फारसियों का सामना समंदर में करेगा। वह अपनी सेना को लेकर निकलता है। उसमें उसका पुराना दोस्त सिलस का बहादुर बेटा कैलिस्टो और उसका सबसे भरोसेमंद साथी एसिक्लोस भी शामिल होते हैं। युद्ध की शुरुआत में यूनानी अपने जहाज़ों को फारसी जहाज़ों से टकरा देते हैं। उन्हें पता था कि फारसी जहाज़ आगे से मजबूत हैं, लेकिन बीच से कमज़ोर। यही उनका सबसे बड़ा हथियार बना। यूनानी सीने पर तीर बरसाते, तलवारें चलाते और कई फारसी सैनिकों को मौत के घाट उतारकर वापस लौट जाते। पीछे सिर्फ डूबते हुए फारसी जहाज़ और लाशों से भरा पानी रह जाता। अगले दिन यूनानियों ने चाल चली। उन्होंने झूठा पीछे हटना दिखाया, जिससे कई फारसी जहाज उनका पीछा करते करते एक संकरे दर्रे में फंस गए। तभी यूनानियों ने ऊंची चट्टानों से धावा बोल दिया और ऊपर से बरसकर और भी फारसी सैनिक मार डाले। इस युद्ध कौशल ने फारसी सेनापति आर्टेमिसिया को गहराई से प्रभावित किया। उसने थेमिस्टोक्लीज को अपने जहाज पर बुलाया। वहां उसने अपनी ताकत का घमंड दिखाते हुए कहा, तुम्हारे लोग बहादुर हैं, लेकिन बेकार। मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा जहाजों और सैनिकों से घेर चुकी हूं। मैं महीनों तक लड़ सकती हूं और तुम्हारा विरोध सिर्फ तुम्हारी मौत को देर से लाएगा। इसके बाद उसने चाल चली। वह थेमिस्टोक्लीज को अपने साथ मिलाना चाहती थी। उसने उसे बहकाने की कोशिश की, अपनी खूबसूरती और चाहत का जाल बुनकर, ताकि वह यूनानियों को छोड़कर उसका दूसरा सेनापति बन जाए। लेकिन थेमिस्टोक्लीज अपने वतन के प्रति वफादार था। उसने आर्टेमिसिया का प्रस्ताव ठुकरा दिया। गुस्से और अपमान से जलती आर्टेमिसिया ने उसे धक्का देकर किनारे कर दिया और कसम खाई, अब मैं तुम्हें मिटाकर ही दम लूंगी। अब युद्ध और भी भयानक रूप ले लेता है। फारसी सेना यूनानियों को हराने के लिए एक नई चाल चलती है। वे समुद्र में गाढ़ा तारकोल उड़ेल देते हैं ताकि पानी ही मौत का जाल बन जाए। इसके बाद फारसी सैनिक आत्मघाती योद्धा बनकर अपने शरीर पर आग के बम बांधकर यूनानी जहाजों की ओर तैरते हैं। साथ ही आर्टेमिसिया अपने धनुर्धारियों को आदेश देती है कि वे जलते तीर और मशालें छोड़ें, ताकि पूरा समुद्र आग की लपटों में बदल जाए। जैसे ही आग तारकोल को छूती है, लपटें आसमान तक उठ जाती हैं। जहाज जलने लगते हैं। चीखें, धुआं, आग और टूटते मस्तूल चारों ओर फैले होते हैं। इसी बीच थेमिस्टोक्लीज वीरता दिखाता है। वह एक फारसी सैनिक को मार गिराता है, लेकिन वह सैनिक अपने हाथ में जलती हुई मशाल लिए हुए तारकोल में गिरता है और फिर भयानक विस्फोट होता है। उस धमाके में दोनों पक्षों के कई जहाज एक साथ जलकर राख हो जाते हैं। विस्फोट की ताकत से थेमिस्टोक्लीज भी समुद्र में जा गिरता है। पानी में डूबते हुए उसकी सांसें थमने लगती हैं। वह लगभग मर ही जाता है, लेकिन तभी कैलिस्टो उसे खींचकर बचा लेता है। वह घायल सिलस के पास खड़ा होता है, पर सिलस अपने घावों के कारण धीरे धीरे दम तोड़ देता है। थेमिस्टोक्लीज की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों भर जाते हैं। दूसरी ओर आर्टेमिसिया यह मान लेती है कि थेमिस्टोक्लीज अब मर चुका है, इसलिए वह और उसकी सेना पीछे हट जाते हैं। लेकिन यह जीत यूनानियों के लिए अधूरी थी। उनकी नौसेना पर गहरा घाव हो चुका था। जहाज तबाह हो गए थे और वे अब फारसियों पर पलटवार करने की स्थिति में नहीं थे। थेमिस्टोक्लीज जानता था कि अगर यह युद्ध जीतना है तो उसे और जहाज चाहिए, बहुत सारे जहाज। थेमिस्टोक्लीज को यह दुखद समाचार मिलता है कि राजा लियोनिदास और उनके 300 वीर स्पार्टन सैनिक जर्क्सीज के हाथों शहीद हो गए हैं। यह खबर पूरे यूनान पर बिजली की तरह गिरती है। वह एथेंस लौटता है और वहां आमना सामना होता है एफियाल्टेस से, वही विकृत और धोखेबाज स्पार्टन जिसने अपने ही लोगों से गद्दारी की थी। एफियाल्टेस भारी अपराध बोध में डूबा हुआ है। वह थेमिस्टोक्लीज को बताता है कि अब जर्क्सीज सीधे एथेंस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। उसकी आंखों में पछतावा है और वह कहता है कि वह अपनी गद्दारी के लिए मरने को तैयार है। लेकिन थेमिस्टोक्लीज उसे मारता नहीं। वह कहता है, अगर तुझे सच में पछतावा है तो जिंदा रह। जर्क्सीज को बता दे कि यूनानी सेनाएं अब सालामिस में इकट्ठी हो रही हैं। इसके बाद वह स्पार्टा पहुंचता है, जहां रानी गॉर्गो अपने पति लियोनिदास के शोक में डूबी हुई है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं और उसके भीतर सिर्फ दर्द और खालीपन है। थेमिस्टोक्लीज उससे मदद मांगता है, लेकिन गॉर्गो इतनी टूट चुकी है कि कोई फैसला नहीं ले पाती। जाते जाते थेमिस्टोक्लीज उसे लियोनिदास की तलवार लौटा देता है। यह तलवार पहले एफियाल्टेस ने चुराई थी, लेकिन अब थेमिस्टोक्लीज के पास थी। वह गॉर्गो से कहता है, अपने राजा का बदला लो। लियोनिदास की मौत बेकार नहीं जानी चाहिए। एथेंस अब जल रहा है। जर्क्सीज की सेना वहां तबाही मचा रही है। मकान ढह रहे हैं, लोग चीख रहे हैं
और शहर खून और धुएं से भर गया है। इसी अफरा तफरी के बीच एफियाल्टिस पहुंचता है और जर्क्सीज को थेमिस्टोक्लीज का संदेश देता है कि यूनानी सेनाएं सालामिस में इकट्ठा हो रही हैं। जब आर्टेमिसिया को पता चलता है कि थेमिस्टोक्लीज अब भी जिंदा है, उसका गुस्सा भड़क उठता है। जर्क्सीज उसे रोकना चाहता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती। अपने अहंकार और प्रतिशोध की आग में वह अपनी पूरी नौसेना युद्ध के लिए तैयार कर देती है। फिर शुरू होता है वह क्षण, सालामिस की निर्णायक लड़ाई। यूनानी जहाज पूरी ताकत से फारसी जहाजों से टकराते हैं। पानी पर गूंजती तलवारों की टकराहट, तीरों की बौछार और डूबते जहाजों की आवाज पूरे समुद्र को रणभूमि में बदल देती है। इसी भीषण युद्ध के बीच आमने सामने आते हैं थेमिस्टोक्लीज और आर्टेमिसिया। दोनों तलवारें खींचते हैं और उनका द्वंद्व शुरू होता है। हर वार में नफरत, हर प्रहार में प्रतिशोध की आग थी। आर्टेमिसिया की आंखों में जुनून था, जबकि थेमिस्टोक्लीज की आंखों में अपने वतन के लिए जलती हुई लौ। लंबी और भीषण लड़ाई के बाद नतीजा निकलता है, कोई नहीं जीतता। दोनों गंभीर रूप से घायल होते हैं, लेकिन जिंदा बच जाते हैं। समुद्र का पानी खून से लाल हो चुका था और सालामिस की लड़ाई ने यूनान और फारस दोनों को हिलाकर रख दिया था। अब तक जो कहानी चल रही थी वह असल में रानी गॉर्गो अपने स्पार्टन सैनिकों को सुना रही थी, और उसी समय वह खुद अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंचती है। उसके साथ सिर्फ स्पार्टा ही नहीं, बल्कि दूसरे यूनानी राज्य भी जुड़ चुके हैं। अब पहली बार फारसी सेना की संख्या से ज्यादा यूनानी एकजुट होकर खड़े हैं। युद्ध का रुख पलटने लगता है। समुद्र में गूंजती युद्ध की चीखें और तलवारों की टकराहट और भीषण हो जाती है। इसी बीच थेमिस्टोक्लीज आखिरी बार आर्टेमिसिया के सामने खड़ा होता है। वह उससे कहता है, आत्मसमर्पण कर दो, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बदले की आग में जलती आर्टेमिसिया हार मानने से इनकार करती है। वह आखिरी कोशिश करती है थेमिस्टोक्लीज को मारने की। दोनों की तलवारें टकराती हैं और उसी क्षण थेमिस्टोक्लीज उसका पेट भेद देता है। आर्टेमिसिया जमीन पर गिर जाती है। उसकी सांसें टूटी टूटी सी हो रही हैं। अपनी आखिरी नजर में वह देखती है कि जर्क्सीज, जिसके लिए उसने सब किया, उससे मुंह मोड़कर पीछे हट रहा है। वह अकेली, त्यागी हुई और टूटी हुई मर जाती है। इसके बाद समुद्र की हवा बदल जाती है। थेमिस्टोक्लीज और गॉर्गो चुपचाप एक दूसरे की ओर देखते हैं। यह नजर उनके बीच की नई दोस्ती और एकजुट यूनान की गवाही थी। तभी डीलियोस अपने सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़ता है, और फिर थेमिस्टोक्लीज, गॉर्गो और डीलियोस तीनों मिलकर अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए फारसियों पर धावा बोल देते हैं। उनके पीछे पूरी स्पार्टन सेना और सहयोगी यूनानी सेना गरजते हुए कूद पड़ती है। समुद्र कांप उठता है, आकाश गूंज उठता है, और यह लड़ाई बन जाती है यूनान की अमर गाथा।